अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी रीजनिंग के मॉडल पेपर के सवाल हम सॉल्व कर रहे थे। शुरू के 3 हो गए थे, फोर्थ से हमने कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ यूट्रिफिकेशन, जिसको अल्गर ब्लूम भी कहते हैं। ये उसी चैप्टर से आया, चैप्टर 13 पेज नंबर 289, जो कोई ना पढ़ना चाहता है ना पढ़ता है, बट खैर मॉडल पेपर में सवाल है तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे। इसका जवाब इस तरह से होगा कि ये रहा होता है कि हमारे पास फर्टिलाइज़र्स के अंदर जो फॉस्फेट या नाइट्रेट होते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि जो उसके अंदर फॉस्फेट और नाइट्रेट होते हैं वो इवेंचुअली जाके टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि फॉस्फोरस वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये फॉस्फोरस जो होता है वो मज़ीद बढ़ता है, किस वजह से, जब हम वाटर के अंदर, लेक्स के अंदर सेवेज वगैरह या फिर डिटर्जेंट जो डंप कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी वो फिर वाटर बेड के अंदर जाता है, सॉइल के अंदर जाता है, वहाँ पे फॉस्फोरस के अमाउंट को बढ़ाता है, जो कि अलगर ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसको हम अलगर ब्लूम कहते हैं। इस वजह से यूट्रिफिकेशन हो रही होती है, अलगर ब्लूम होता है, क्योंकि हमारी आजकल की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इस तरह से हो गई कि हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, सीवेज का पानी और डिटर्जेंट वगैरह बहुत ज़्यादा डंप कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर। इस तरह से पोल्यूशन बढ़ी होती है, अलगर ग्रोथ बढ़ रही होती है। अलगाए कर क्या रहे होते हैं, ये जाके लेक के अंदर ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूमर्स होते हैं, सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है तो वहाँ पे मज़ीद यूट्रिफिकेशन जो होती है वो प्रमोट होती है। अच्छा, एक और बात कि अगर आपके पास जो है वो ये सवाल किसी ऐसे सवाल के साथ चॉइस में आया हुआ जो कि स्टार्टिंग के किसी चैप्टर से, जैसे कि यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ और करके पूछा हुआ था, तो आपको अगर आपको दोनों आते हैं तो आप प्रेफरेबली ये वाला सवाल अटैम्प्ट करेंगे। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, ताकि क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर कर होते हैं, इसका आंसर बहुत क्लियर होता है और इसको आप जिस तरह से भी अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई करें इसका जवाब वही रहता है, तो इसके नंबर अच्छे मिलेंगे आपको, बस ये बात है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको कोई और सवाल नहीं आ रहा, यही वाला, तो जाहिर सी बात है आप अपने नंबर बचाएंगे, ये वाला सवाल अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा जो और करके पूछा हुआ था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्विक क्यों होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन के मुकाबले में, तो इसका जवाब ये है, हमारे पास बुक में 84 के ऊपर एक बड़ा प्यारा सा कंपैरिजन का चार्ट दिया हुआ है, उसी में से हमने इसका आंसर एक्सट्रैक्ट किया है। क्या है आंसर भाई, कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होती है नेचर में, यानी कि केमिकल रिलीज़ होता है और वो कुछ आयंस को फ्लो करवाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल हो जाता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में सिर्फ केमिकल रिलीज़ होता है, ब्लड के अंदर फ्लो करता है और टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो सेल्स होते हैं यानी न्यूरॉन्स, वो आपस में जो होता है वो उनका इंटरकनेक्शन बना हुआ होता है, मतलब एक तरह से वो पूरा एक पाथवे बनाए थे, एक मोटरवे बनाए थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ से स्टिमुलेशन आनी है वहाँ से लेके जिस चीज़ को स्टिमुलेट करना है वहाँ तक पूरा एक डायरेक्ट पाथवे बन जाता है, क्विक पाथवे बन जाता है इंटरकनेक्शन की वजह से न्यूरॉन्स की। दूसरा ये होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपना केमिकल यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर को डायरेक्टली टिश्यू के एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर रिलीज़ करते हैं, यानी डायरेक्टली टिश्यू में रिलीज़ करते हैं, जबकि हार्मोन्स जो कि ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं, ब्लड तो पूरी बॉडी में जा रहा है और जहाँ पे हार्मोन्स ने एक्ट करना है वो टारगेट ऑर्गन जब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड में ही रहते हैं, इतनी जल्दी उसका एक्शन नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्विक होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जबकि हार्मोन्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं लेकिन उनका ड्यूरेशन लॉन्ग होती है, वो आराम से देर तक अपना काम करते रहते हैं। वाली बात अगर आप चाहें तो यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 के पार्थिनोजेनेसिस जो होती है वो सेमीसेक्सुअल क्यों होती है नेचर में। पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पार्थिनोजेनेसिस किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, ताकि मुझे पता चले कि आपको मालूम है। तो पूछ रहा है कि सेमी सेक्सुअल क्यों होती है, यानी कम्प्लीटली सेक्सुअल क्यों नहीं होती। तो आप ये बताएंगे कि किस तरह से इसकी कौन कौन सी इसकी सेक्सुअल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी ए सेक्सुअल होती है। सेक्सुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये गैमेट्स होता है वो सिर्फ एक पेरेंट बनाता है। सेक्सुअल में 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है, मीटिंग होती है, फ्यूजन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ही पेरेंट दोनों तरह के अलग अलग गैमेट्स बनाएगा और आपस में फ्यूज़ हो जाएगा। जैसे कि ज़्यादातर ये होता है कि फ़ीमेल ही एग्स बनाती है, वही एग्स जो होते हैं वो जाके फिर फर्दर बाज़ अगर उसमें म्योसिस हो जाती है, वो हैप्लॉइड बन जाते हैं और फिर वो 2 अलग हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज़ होकर डिप्लॉइड बन जाते हैं, या फिर बाज़ अगर डिप्लॉइड सेल ही बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ही आगे जो है वो जाइगोट बन जाता है। तो ये वाली बात बतानी है, अगर आप चाहें तो आंसर को सिर्फ यहाँ तक रख सकते हैं, बाकी वाली बात मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट को बता दी, जवाब यहाँ पे भी कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद फिर हमसे पूछ रहे हैं कि आइडेंटिकल ट्विन सिमिलर क्यों होते हैं, फ्रेटर्नल क्यों नहीं होता, आइडेंटिकल क्यों नहीं होते। तो इसका जवाब ये कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, यानी वो एक जाइगोट से डेवलप होते हैं। एक जाइगोट का मतलब है कि एक स्पर्म ने एक एग को फर्टिलाइज़ किया, एक जाइगोट बना, जो कि बाद में आगे अपनी फर्दर डिवीजन में क्या होता है कि एक ब्लास्टोमेयर बनने के बजाय माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 ब्लास्टोमेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब वर्ड माइटोटिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ जेनेटिक मटीरियल जो है वो दोनों ब्लास्टोमेयर के अंदर गया, यानी कि जो जेनेटिक मटीरियल इस एक जाइगोट के अंदर था, जो जेनेटिक कंटेंट इसके अंदर था, जो फीचर्स इसके अंदर थे
फिनोटाइप वही जो है वो इक्वली डिवाइड होकर दोनों ब्लास्टोमेर के अंदर गए। तो जाहिर सी बात है जो तो यानी जो इन दोनों ट्विंस का जो भी जेनेटिक मटीरियल होगा सेम होगा, सारे फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, जेंडर, सब कुछ इस वजह से सेम होते हैं क्योंकि एक जाइगोट से डेवलप हुआ होता है और माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये 2 ब्लास्टोमेर बन जाते हैं। जब माइटोटिक डिवीजन की बात आ जाएगी, अगर ये सवाल इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हम ये क्यों कहते हैं कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट हो जाते हैं एक तरह से, तो हम यही बताएंगे क्योंकि सिंगल जाइगोट जो होता है माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है। जिस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होती है, सेम नंबर ऑफ जेनेटिक मटीरियल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी जाइगोट डिवाइड करके 2 ब्लास्टोमेर बनाते हैं। तो अगर सवाल चेंज कर दें तो भी आपने जो है वो इसी तरह से जवाब करना है, बस जवाब देना है, बस ये वर्ड आपने ऐड कर देना है अगर सवाल इस तरह से पूछते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्यों कह रहे होते हैं हम आइडेंटिकल ट्विंस को। इसके बरअक्स जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो डाइजाइगोटिक हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि 2 जाइगोट बने थे, इसके 2 स्पर्म आए थे, उन्होंने 2 अलग एग्स को फर्टिलाइज़ किया था, जिसकी वजह से जो दोनों स्पर्म थे उनका जेनेटिक कंटेंट डिफरेंट होता है, बाज़ का जेंडर सेम भी हो सकता है, वैसे ज़्यादातर जेंडर डिफरेंट होता है। तो वैसे जो होता है जेनेटिकली वो अनलाइक होते हैं, सिमिलर नहीं होते ज़्यादातर फ्रेटर्नल ट्विंस क्योंकि 2 जाइगोट से डेवलप हुए होते हैं। सिंपल, बस आपने ये बताना था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था कि हमारे पास जो हर्माफ्रोडाइटिक कंडीशन होती है वो एडवांटेजेस क्यों होती है पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ में। देखने को सवाल बहुत आउट ऑफ कोर्स लग रहा है, लेकिन आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 112 पे आप जाके देखेंगे जहाँ पे हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस के बारे में आपको बताया हुआ है। वहाँ पे इतना क्लियर कट नहीं बताया, लेकिन आपको बताया कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं वो, यानी कि उनकी बॉडी में दोनों तरह के गॉनेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल गॉनेट भी है, फीमेल गॉनेट भी है, यानी स्पर्म्स भी प्रेजेंट है, एग्स भी प्रेजेंट है एक ही इंडिविजुअल के अंदर। इसका फ़ायदा इन्हें ये होता है ख़ासकर जब वो पैरासाइटिक मोड ऑफ लिविंग में रह रहे होते हैं। इसका मतलब है पैरासाइट्स कहाँ रह रहे होते हैं, पैरासाइट्स रह रहे होते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है कि जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं वो यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा रहे होते हैं, यानी कि जो उनके अपने पास स्पर्म्स होते हैं वो अपने ही ओवम से फर्टिलाइज़ नहीं करते, बल्कि वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो सामने वाले किसी हर्माफ्रोडाइट के ओवम से जो है वो उसको अपने स्पर्म को फर्टिलाइज़ करें, जो कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन उन्होंने उसके बाद आगे ये बात लिखी हुई है कि कुछ आइसोलेटेड सिस्टम्स के अंदर ये सेल्फ फर्टिलाइज़ भी कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि पैरासाइट्स अक्सर आइसोलेटेड सिस्टम में रह रहे होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम यानी ऐसे कोई सिस्टम यानी अपने होस्ट के अंदर, सिंपली जब अपने होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं वहाँ उनको सर्वाइव करना होता है, तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, अपने ही स्पर्म से अपने ओवम को फर्टिलाइज़ कर लेंगे, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जो उनकी प्रॉपर्टी होती है हर्माफ्रोडाइट होने की वजह से, वही इनको एडवांटेज करती है कि वो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ में रह सकते हैं, अपने होस्ट के अंदर एज अ पैरासाइट सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये बात इनके लिए एडवांटेज होती है क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका ये जवाब है सिंपल। उसके बाद हमसे पूछते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है किस तरह से हेल्प करती है क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक पेज नंबर 212 और 211 212 पे गिवन है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसका जवाब अब इसी तरह से देंगे कि हमने ये पढ़ा है कि डीएनए के अंदर 30% डीएनए इस तरह से होता है कि उसकी बेस सीक्वेंसेस होती है, ठीक है, डिफरेंट लेंथ की होती है और हर इंसान की यूनिक होती है, और वो जो यूनिक सीक्वेंसेस होती है वो कुछ भी इनकोड नहीं करी होती है, वो कोई प्रोटीन बनाने के लिए इनकोड नहीं करी होती, वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल होती हैं, या फिर ये कह लें कि हमने अभी तक उसका फंक्शन डिटेक्ट ही नहीं किया है। तो ये जो हाईली वेरिएबल यूनिक लेंथ्स ऑफ नॉन फंक्शनल डीएनए होते हैं वो ना सिर्फ उस पर्सन के लिए यूनिक होते हैं, बल्कि वो उसकी ऑफस्प्रिंग में भी काफ़ी हद तक उसका हिस्सा जो होता है वो इनहेरिट हो रहा होता है, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं डीएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस से, एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करते हैं तो डीएनए का एक पर्टिकुलर पैटर्न आता है, सही है, वो जो पैटर्न होता है वो उस पर्सन का यूनिक होता है, यानी सिर्फ वो उसी का इस तरह का पैटर्न आएगा और किसी का नहीं आएगा। अगर वो जो है वो 100% किसी भी इंसान का एक जैसा नहीं होगा, लेकिन अगर पेरेंट और ऑफस्प्रिंग है तो उसका काफ़ी हद तक रिसेंबल करता होगा। तो खैर, क्योंकि इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से, जिस तरह से फिंगरप्रिंट्स की यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ एक ही इंसान की फिंगरप्रिंट सिर्फ उसी की होती है और किसी और की वैसी नहीं हो सकती, इसी तरह से ये जो डीएनए इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न होता है ये भी सिर्फ एक इंडिविजुअल का यूनिक होता है। इस वजह से हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं और इस प्रोसेस को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह रहे थे, ठीक है। तो इसी की मदद से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्राइम सीन के ऊपर अगर उस क्रिमिनल का ब्लड सैंपल रह गया, सीमन रह गया, सलाइवा रह गया, हेयर फॉलिकल रह गया है,
तो उसमें से उसका DNA निकालते हैं और वो उस पर्टिकुलर पैटर्न की मदद से हम उस पर्सन का हमें वो मिल जाता है, DNA फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जिसकी मदद से हम उसको आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प होती है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, तभी बताएंगे कि जब हम वो पैटर्न निकाल लेते हैं, यूनिक पैटर्न, तो हम इस तरह से क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। यहाँ पे आके हमारा रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ज़ूलॉजी सेकेंड ईयर का कोई सवाल हो, कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू।